नमस्कार। मैं प्रभात कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, कोशी कॉलेज खगड़िया, आप सबों का पुनः अपने इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। आज का मेरा यह लेक्चर पुनः एमए सेमेस्टर 2 और बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को समर्पित है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से समझा था कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत गठित राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस कहाँ कहाँ सफल हुआ और कहाँ कहाँ असफल हुआ था। आज हम लोग उससे आगे की कड़ी पर चर्चा करेंगे, जो कि आप लोगों के सिलेबस के अनुसार भी है, और वह है फ्रेंच क्वेस्ट फॉर सिक्योरिटी एंड लोकार्नो पैक्ट, अर्थात फ्रांस द्वारा सुरक्षा की खोज एवं लोकार्नो की संधि या लोकार्नो समझौता। यह टॉपिक एमए सेमेस्टर 2 के 6th पेपर, जो कि है हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन 1919 टू 2000 के साथ साथ बीए पार्ट 1 ऑनर्स के 2nd पेपर के सिलेबस के अंतर्गत भी शामिल है। अर्थात यह टॉपिक एमए सेमेस्टर 2 के साथ साथ बीए पार्ट 1 ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग फ्रांस द्वारा सुरक्षा की खोज एवं लोकार्नो समझौता को विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र विजयी हुए थे, और उस मित्र राष्ट्र वर्ग में फ्रांस भी एक प्रमुख राष्ट्र था। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी व अन्य राष्ट्रों को पराजित किए जाने के बाद जर्मनी को युद्ध प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी माना गया था, तथा उस जर्मनी के साथ अपमानजनक वर्साय की संधि की गई थी, और मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी के साथ की गई यह अपमानजनक संधि मूल रूप से फ्रांस के आग्रह पर ही किया गया था। यानी कहीं न कहीं इसके लिए फ्रांस की ही योजना थी, फ्रांस का ही यह विचार था। यहाँ पर थोड़ा मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि जिस अपमानजनक वर्साय की संधि का यहाँ जिक्र किया जा रहा है, उसके प्रावधानों के बारे में फिर से जानने और समझने के लिए आप पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस वाले मेरे लेक्चर को देख सकते हैं। तो उसके प्रावधानों से आप पुनः अवगत हो जाएंगे, और उसके बाद इस टॉपिक को अगर समझेंगे तो ज़्यादा आसानी आपके लिए होगी। दरअसल जर्मनी के साथ किए गए अपमानजनक संधि के बाद विश्व समुदाय को यह आभास होने लगा था कि जर्मनी एक न एक दिन अवश्य ही इस अपमानजनक संधि का बदला लेगा ही। विश्व समुदाय के साथ साथ फ्रांस को भी इसका भय था, या यूँ कहें कि फ्रांस को कहीं अत्यधिक भय था इस बात का कि जर्मनी कभी न कभी उससे बदला लेगा ही। फ्रांस को जर्मनी से भय का कारण यह था कि जर्मनी एक मजबूत राष्ट्र के साथ साथ न केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से बल्कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी फ्रांस से बड़ा था। साथ ही साथ जर्मनी प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भी फ्रांस से बहुत आगे था। चूँकि फ्रांस अपनी कमजोरी को भली भांति समझता था, इसलिए वह जर्मनी के मुकाबले कोई ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहता था जिसके द्वारा उसके
या उसे सुरक्षा की गारंटी मिल सके। यानी वह एक सुरक्षा चाह रहा था ताकि यूरोप में उसका प्रभुत्व कायम रह सके और जर्मनी का उसे भय ना हो, जर्मनी को वो चारों तरफ से घेर सके। इसी सुरक्षा की खोज के तहत फ्रांस ने मुख्य रूप से 3 प्रकार से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया। पहला, उसने जर्मनी को चारों तरफ से घेरने के लिए कई यूरोपीय देशों के साथ संधियां की। इन संधियों के तहत फ्रांस ने जिन देशों के साथ संधियां की उन देशों के नाम हैं बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और रोमानिया। जिन देशों की यहाँ बात हो रही है, इन देशों की अवस्थिति को आप सभी यदि वर्ल्ड मैप में देखें, वर्ल्ड मैप में इसका अध्ययन करें, तो आप इन देशों की अवस्थिति देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार फ्रांस ने जर्मनी को चारों तरफ से घेर कर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया। फ्रांस का दूसरा मुख्य प्रयास था राष्ट्र संघ के अंतर्गत 1924 ईस्वी में जिनेवा प्रोटोकॉल के माध्यम से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये दूसरा प्रयास था। अब तीसरा प्रयास पे आते हैं। तीसरा प्रयास था 1925 ईस्वी का लोकार्नो पैक्ट, जिसे लोकार्नो संधि या लोकार्नो समझौता भी कहा जाता है। चूँकि सिलेबस के अनुसार हमें यहाँ लोकार्नो पैक्ट को पढ़ना है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ लोकार्नो पैक्ट को डिटेल्स में समझते हैं। तो आइए अब इस लोकार्नो संधि को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। लोकार्नो संधि, यह संधि सुरक्षा की खोज के तहत फ्रांस का 1925 ईस्वी में सफलतापूर्वक किया गया एक नया प्रयास था। यह फ्रांस के द्वारा राष्ट्र संघ के तत्वावधान से बाहर किया गया सुरक्षा का एक सफल प्रयास था। यहाँ राष्ट्र संघ के तत्वावधान से बाहर किया गया प्रयास से तात्पर्य है कि इससे पहले जो फ्रांस ने जो प्रयास किया था, जिस सुरक्षा की खोज के तहत एक नया प्रयास किया था, वो था जिनेवा प्रोटोकॉल। जबकि लोकार्नो पैक्ट जो है, लोकार्नो समझौता जो है, वह राष्ट्र संघ के तत्वावधान से बाहर किया गया। इस सफल प्रयास में ब्रिटेन ने काफ़ी भूमिका निभाई, अच्छी भूमिका निभाई, या यूँ कहें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक बात यहाँ जान लेते हैं कि इस संधि को लोकार्नो संधि के नाम से क्यों जानते हैं। दरअसल स्विट्जरलैंड के लोकार्नो शहर में इस संधि की बैठक हुई थी। इसी बैठक होने के कारण इस संधि को लोकार्नो संधि का नाम दिया गया। इस संधि पर अक्टूबर 1925 ईस्वी में 7 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। जिन 7 देशों ने इसमें भाग लिया था, वे देश थे फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया। तो इन 7 देशों ने इस संधि में के तहत भाग लिया था। इस संधि के द्वारा या इस संधि के अंतर्गत इन देशों के द्वारा कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसलिए इसे लोकार्नो संधियां या सामूहिक रूप से लोकार्नो समझौता या लोकार्नो पैक्ट भी कहा जाता है। इन संधियों को क्षेत्रीय व्यवस्था यानी रीजनल अरेंजमेंट की संज्ञा भी दी गई है।
यहाँ जिस रीजनल अरेंजमेंट की बात हो रही है, क्षेत्रीय व्यवस्था की बात हो रही है, दरअसल यह क्षेत्रीय व्यवस्था या क्षेत्रीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम जर्मनी ने ही प्रस्तुत किया था। जर्मनी का विचार था कि फ्रांस के मन में जर्मनी का जो भय बैठा हुआ था उसे दूर किया जाए, और यह तभी संभव था जब स्वयं जर्मनी फ्रांस को उसकी सीमाओं की सुरक्षा का आश्वासन दे। यानी जर्मनी अपनी तरफ से फ्रांस को आश्वस्त करना चाहता था कि वह उस पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक यह था कि आश्वासन के न्यासी यानी कि ट्रस्टी के रूप में अन्य प्रमुख यूरोपीय देश जैसे कि ब्रिटेन और इटली, यानी ब्रिटेन और इटली भी उस आश्वासन की गारंटी ले तथा संबंधित देश संधि पर हस्ताक्षर करें। ऐसी जर्मनी की सोच थी। सौभाग्य से 1925 ईस्वी में ऐसा मौका भी मिल गया, जब फ्रांस के विदेश मंत्री, ब्रिटिश विदेश मंत्री और जर्मन विदेश मंत्री के आपसी संबंध काफ़ी अच्छे थे। उस समय फ्रांस के विदेश मंत्री थे ब्रियां, ब्रिटिश विदेश मंत्री था ऑस्टिन चैम्बरलेन और जर्मन विदेश मंत्री था गुस्ताव स्ट्रेसमैन। तो इन तीनों के मध्य वह ऐसा वर्ष था 1925 का जब इनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध देखे गए थे। इन सभी ने मिलकर लोकार्नो वार्ता यानी लोकार्नो पैक्ट को सफल बनाने में सहायता की थी। आइए अब लोकार्नो पैक्ट यानी लोकार्नो संधि के प्रावधानों को समझते हैं। लोकार्नो पैक्ट के अंतर्गत कुल 7 संधियां संपन्न हुई थी, जिसमें से एक मुख्य संधि थी जिसे राइनलैंड समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौता पर फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता के अंतर्गत जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पर आक्रमण न करने की गारंटी दी थी। यानी जर्मनी ने यह कह दिया कि वो फ्रांस और बेल्जियम, जो कि जर्मनी के पश्चिमी सीमा पर स्थित था, उस पर आक्रमण न करने की गारंटी दी थी। साथ ही इस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले संबंधित 5 देश, जो कि थे फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली, ने राइनलैंड को अस्थायी रूप से असैन्यीकृत बनाए रखने का भी वचन दिया था। अर्थात राइनलैंड क्षेत्र में सेना नहीं रखने पर आपसी सहमति बनी थी। इसके अलावा इन 5 देशों ने वचन दिया था कि वे उस देश की पूरी सहायता करेंगे या उसकी मदद करेंगे जिस पर इस संधि का यानी लोकार्नो संधि का उल्लंघन करके आक्रमण किया गया होगा। यानी अगर किसी ने भी इस संधि का उल्लंघन किया तो उल्लंघन करने वाले पे सभी देश मिलकर आक्रमण करेंगे। ऐसा आपस में इस संधि के माध्यम से तय हुआ। तो इस प्रकार यह थे राइनलैंड समझौते के प्रावधान। लोकार्नो पैक्ट के अंतर्गत राइनलैंड समझौता के अलावा 4 पंच निर्णयों या 4 पंच निर्णय संधियों पर भी हस्ताक्षर किए गए। ये संधियां जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम, जर्मनी और पोलैंड तथा जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया के मध्य संपन्न की गई थी। इन 4 पंच निर्णय संधियों में से
प्रत्येक में यह प्रावधान था कि यदि एक ओर जर्मनी और दूसरी ओर किसी अन्य संबद्ध देश के मध्य कोई ऐसा विवाद हो जाए जिसे किसी समान राजनयिक वार्ताओं से न सुलझाया जा सके, तो दोनों पक्ष उसे या तो पंच निर्णय के लिए अथवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक निर्णय के लिए ले जाएंगे। इस प्रकार इस संधि के माध्यम से यह आपसी निर्णय लिया गया कि भविष्य के सभी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जाएगा। तो इस प्रकार यह थे 4 पंच निर्णय संधियों के प्रावधान। अब आते हैं लोकार्नो पैक्ट के अंतर्गत छठी और सातवीं संधियों के प्रावधान पर। इनमें से छठी संधि पर फ्रांस और पोलैंड ने तथा सातवीं संधि पर फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया ने हस्ताक्षर किए थे। इन संधियों के द्वारा फ्रांस ने अपने दोनों मित्रों, यहाँ दोनों मित्रों से तात्पर्य है पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया से है, तो फ्रांस ने अपने दोनों मित्रों पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को यह आश्वासन दिया कि यदि लोकार्नो संधियों का उल्लंघन करके उनमें से किसी एक पर भी आक्रमण की कोशिश की गई या आक्रमण किया गया, तो फ्रांस तुरंत उसको सैनिक सहायता उपलब्ध कराएगा। इस छठी और सातवीं संधि के प्रावधानों को यदि सिंपल अर्थों में समझने का प्रयास करें तो इसका मतलब यह था कि यदि जर्मनी पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करेगा तो फ्रांस उसकी सहायता करेगा, अर्थात फ्रांस हमेशा जर्मनी के भय से अपनी सुरक्षा हेतु गुटबंदियां करता रहा। तो अभी तक हम लोगों ने लोकार्नो पैक्ट के बारे में जितना कुछ समझा, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह पैक्ट या संधि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके अंतर्गत सुरक्षा के नाम पे यानी सुरक्षा की खोज के नाम पे 6 देशों के साथ संधि कर फ्रांस ने यूरोप की राजनीति में एक नया प्रभुत्व कायम कर लिया था। इसके अलावा एक खास बात यह कि इस संधि के अंतर्गत स्वयं जर्मनी ने फ्रांस को सुरक्षा का आश्वासन दिया था, जिसकी खोज फ्रांस कर रहा था। लोकार्नो संधियों का फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में व्यापक स्वागत हुआ था। इस संधि से यूरोप की राजनीति में एक नए युग का आरंभ हुआ, जो कि शांति स्थापित करने पर बल देता था। यानी यूँ कह लें, एक शांति के दौर का एहसास किया जाने लगा कि शायद अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिर से दोबारा युद्ध ना हो। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह पहला अवसर था जब जर्मनी को अन्य देशों के समान बराबर तरजीह दी गई। यानी कहने का मतलब है एक समानता का भाव जर्मनी के साथ इस संधि के माध्यम से ही की गई थी। लोकार्नो संधि के इस प्रावधानों के बाद आइए अब लोकार्नो संधि के अंतर्गत व्याप्त कुछ कमियों और या उसके दोषों को समझते हैं। दरअसल वर्साई की संधि ने जर्मनी की जो सीमाएं निर्धारित की थी उसको परिवर्तित किए बिना लोकार्नो संधि ने भी जर्मनी की पूर्वी और उसकी पश्चिमी सीमाओं को हूबहू स्वीकार कर लिया था। इसके अंतर्गत
जर्मनी ने स्वेच्छा से यह स्वीकार कर लिया कि उसके पश्चिम में फ्रांस और बेल्जियम के साथ लगने वाली उसकी सीमा तथा राइनलैंड के असैन्यीकरण दोनों वैध और मान्य थे, परंतु उसने पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के साथ लगने वाली अपनी सीमा को अंतिम रूप से मान्य और वैध स्वीकार नहीं किया। लोकार्नो पैक्ट के अंतर्गत जर्मनी ने वचन दिया कि वह अपने पूर्वी पड़ोसियों पर आक्रमण तो नहीं करेगा, परंतु वह उन देशों के साथ अपनी लगने वाली सीमाओं में शांतिपूर्ण परिवर्तन का प्रयास करता रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जर्मनी ने आक्रमण न करने का वचन देते हुए भी अपने पूर्व में स्थित जर्मन बहुसंख्यक प्रदेशों पर अपने दावे को नहीं छोड़ा। यानी जर्मनी अपने पश्चिमी भाग पर आक्रमण न करने का वचन दिया, उसकी सीमा को भी मान लिया, वहीं पूर्वी भाग पर भी आक्रमण नहीं करने का वचन दिया, लेकिन वहाँ पर उस सीमा को पूर्वी भाग में अपनी सीमा को नहीं माना, जो पहले से सीमा थी उसको नहीं माना। तो यह था लोकार्नो संधि में व्याप्त पहला दोष। अब समझते हैं कि इस संधि के तहत या इस संधि में व्याप्त दूसरे दोष को या दूसरी कमी को। लोकार्नो संधि के तहत विभिन्न देशों के जो दायित्व स्वीकार किए गए थे उनमें से कुछ व्यवहारिक थे ही नहीं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ट्रस्टी के रूप में ब्रिटेन का दायित्व था कि वह फ्रांस और जर्मनी को एक दूसरे के विरुद्ध सहायता प्रदान करेगा, परंतु व्यवहार में यह ब्रिटेन के लिए संभव हो ही नहीं सकता था कि वह फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी को सहायता देता। लेकिन हाँ, इतना निश्चित था कि जर्मनी के आक्रमण के विरुद्ध फ्रांस की सहायता ब्रिटेन अवश्य करता। तो कहने का मतलब ये एक दो तरफा नीति थी। तो इस प्रकार यह दोनों उदाहरण, जिसे कि अभी हम लोगों ने समझा, लोकार्नो संधि की कमियों को उजागर करता है। लेकिन इन दोषों या कमियों के बावजूद यह सच है कि लोकार्नो संधि ने यूरोप में वास्तविक शांति की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहां एक और 1919 के वर्साय की संधि की बात करें तो वह संधि केवल दिखावटी संधि थी, वहीं 1925 की लोकार्नो की संधि की बात करें तो यह संधि वास्तविक दिखती है। इसमें जो शांति का प्रयास किया गया वो वास्तविक दिखती है, और इसी का परिणाम था कि अगले कुछ वर्षों तक विश्व में शांति व्यवस्था कायम रही और पूरे विश्व समुदाय को तुरंत द्वितीय विश्व युद्ध का मुंह नहीं देखना पड़ा। और इसी के कारण लोकार्नो संधि का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है और लोकार्नो संधि के प्रावधानों की महत्ता बढ़ जाती है। इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो के माध्यम से फ्रांस द्वारा सुरक्षा की खोज एवं लोकार्नो पैक्ट को समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आज का यह लेक्चर भी
मुंगेर यूनिवर्सिटी के आप सभी एमए सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के साथ साथ बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक साबित होगा। तो अगले लेक्चर में पुनः एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।